सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पंजाब का हरियाणा को सतलुज नदी का पानी देने से इनकार, कहा राष्ट्रपति से करेंगे अपील। कांग्रेस की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और जल्द चुनाव की मांग। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष का बढ़ा विरोध, टीएमसी का राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस। कांग्रेस ने बताया मनमाना और जल्दबाजी में उठाया गया कदम। सिंधु नदी पर विश्व बैंक के फॉर्मूले पर भारत का कड़ा ऐतराज, मध्यस्थता की अपील और पंचाट बनाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती एक साथ, कहा सोच समझ कर उठाएंगे कदम। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को फटकार, कहा क्या मौतों का इंतजार कर रहा है बोर्ड, केंद्र को तय मियाद के साथ एक्शन प्लान लाने का आदेश। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बराक ओबामा से मुलाकात, ओबामा ने कहा ट्रंप की कामयाबी से देश होगा सफल, अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन जारी। पंजाब ने हरियाणा को सतलुज नदी का पानी देने से साफ इनकार कर दिया है। कल कैबिनेट की आपात बैठक में इस मामले में राष्ट्रपति से अपील करने का फैसला हुआ। पंजाब का कहना है कि उसके पास हरियाणा को देने लायक पानी है ही नहीं। वहीं राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति शासन लगाने और जल्द चुनाव कराने की मांग की है। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने का आदेश दिया था। सतलुज यमुना लिंक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही कहा कि पंजाब को एक तरफा कानून बनाकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच जल बंटवारे समझौते को रद्द करने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने का आदेश भी दिया कि जो पंजाब सरकार का फैसला था, यूनिलेटरल ब्रेक करने का जो एग्रीमेंट था हरियाणा पंजाब के बीच में, वो गलत फैसला था पंजाब सरकार का। अभी एक लाइन का जजमेंट ऐसा ही बोला है। इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि नहर का पानी हरियाणा के वासियों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के रेफरेंस पर यह फैसला दिया है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों के जवाब मांगे थे। क्या पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 संवैधानिक है? क्या ये कानून अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत सही है? क्या पंजाब ने रावी ब्यास बेसिन को लेकर 1981 के समझौते को सही नियमों के तहत रद्द किया है? क्या पंजाब को इस कानून के मुताबिक 2002 और 2004 की सुप्रीम कोर्ट की डिक्री मानने से छूट मिल गई है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी सवालों के जवाब नकारात्मक दिए हैं। हरियाणा ने फैसले का स्वागत किया है। हमारा पानी का चौके लाने का व्यवस्था नहीं थी। SYL जो बनी थी उसमें से हमारा जो बचा हुआ पानी है 1.88 MF, वो पानी लाने की बात है। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे हैं। 3.5 MF हमारा है और इससे ज़्यादा पंजाब का है, उससे ज़्यादा राजस्थान का है। इसलिए सब स्टेट का उनका जो एग्रीमेंट के हिसाब से पानी लाना है उतना ही विषय है। इसलिए किसी का नफा नुकसान की बात नहीं है। पंजाब सरकार ने 16 नवंबर को इस मामले पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इसे स्पीकर को भेज दिया है। वहीं कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य विधानसभा के स्पीकर को अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। The cabinet has decided to call an emergency session of the Punjab Vidhan Sabha on 16th November to discuss the emergent issue. The cabinet will call on the President of India, requesting him not to accept the advice of the Supreme Court. हमें तो फिर लोगों के पास जाना पड़ेगा, हम इस्तीफा देंगे और लोगों से हमें ताकत लेनी पड़ेगी। दोबारा मैंडेट मांगेंगे उनसे कि हमें 2/3 की मेजॉरिटी दें, ताकि हम असेंबली में फिर आके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम रद्द कर सकें। संविधान पीठ ने इस साल 12 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने 2004 के अपने रुख को कायम रखते हुए कहा था कि वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा और राज्यों को खुद इस विषय पर अपने विवादों को सुलझाना चाहिए। रविंद्र सिंह शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। 1966 में पंजाब राज्य का बंटवारा कर एक अलग राज्य हरियाणा बनाया गया।
इसके बाद से ही पंजाब और हरियाणा के बीच पानी बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। 1976 में केंद्र सरकार ने पंजाब के 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 रूट्स हिस्सा हरियाणा को देने की अधिसूचना जारी की। पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी लाने के लिए सतलुज नदी से यमुना नदी को जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनाई गई और इस नहर को ही SYL यानी सतलुज यमुना लिंक कहते हैं। 1996 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने पंजाब को 2002 और 2004 में 2 बार निर्देश दिए कि वो अपने हिस्से में नहर के काम को पूरा करे, जिसके बाद 2004 में पंजाब विधानसभा ने एक बिल पास किया जिसमें पंजाब के पानी को लेकर पुराने सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया, जिसे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। बड़े नोट बंद करने के फैसले पर मायावती ने गुरुवार को चुप्पी तोड़ते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मोदी सरकार ने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए यह फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी ने भी इसे उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ा, तो वहीं कांग्रेस ने इसे तुगलकी फरमान बताया। इस बीच टीएमसी ने राज्यसभा में नोटिस देकर 16 नवंबर को इस पर चर्चा की मांग की है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसे अघोषित आर्थिक आपातकाल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त काले धन की याद आई है। 2.5 वर्षों के अंदर, यानी कि जैसे इनकी सरकार बनी थी तो तब इनका ध्यान इस देश में जो काला धन है उसकी तरफ क्यों नहीं गया? यानी कि इन्होंने देश में काले धन की तरफ, विदेशों से काला धन वापस नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने निर्णय को कुछ दिन टालने की मांग की। आपको केवल चुनाव दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देख रही है, देश को नहीं देख रहे, जबकि सबसे पहले आम जनता, गरीब जनता को दिखना चाहिए, महिलाओं को दिखना चाहिए। पूरे दमखम से उत्तर प्रदेश चुनाव में उतर रही कांग्रेस ने इसे तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। राज्य के प्रभारी कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस फैसले का सबसे बुरा असर शादी और खेती से जुड़े उद्योगों पर पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ही जल्दबाजी है। ये ऐसे कैसे है कि आप 10 बजे टेलीफोन पे आए और 12 बजे तक कहेंगे वह हिंदुस्तान की करेंसी खत्म हो गई। ये तो नादिरशाही कानून है। ऐसा तो लोकतंत्र में तो नहीं होता है, डिक्टेटरशिप में ऐसा जरूर होता है। हालांकि बीजेपी सरकार ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। जो राजनेता इसकी विरोध कर रहे हैं, जनता को बिल्कुल इसको देखकर शक है। ये कहीं न कहीं चुनावों में पैसे के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हैं और इनके सभी जो प्रयास है उस पर अभी किसी न किसी तरह से एक ब्रेक पड़ा है। इसको लेकर चिंता है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे बड़ा सूबा होने की वजह से इस चुनाव का असर केंद्र की राजनीति पर भी होता है। एक झटके में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने से चुनावी अर्थशास्त्र बिगड़ गया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। गुरुवार को 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने के लिए देश भर के बैंकों और पोस्ट ऑफिस में लोगों की लंबी लाइनें लगी रहीं। सुबह से बैंक खुलते ही लोग नए नोट लेने पहुंचे। बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं आयकर विभाग ने दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में छापेमारी की। गुरुवार सुबह से ही देश भर में बैंकों में लोग इसी तरह लाइनों में लगे हुए थे। लोग 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद नए 500 और 2000 के नोट लेने आए थे। मैंने स्पेशली लिया था क्योंकि मैं फील लेना चाहता था कि ये आपके नए नोट्स कैसे हैं। क्वाइट अ कमेंडेबल जॉब, एज यू कैन सी कि आपको बहुत जगह इन्होंने 2,000 रुपये मेंशन कर रखे हैं। नोट काफ़ी छोटा है 1000 रुपये के नोट के कंपैरिजन में। नोट मैंने लिया है, ये 2000 का नोट है और नया नोट है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के वाला नोट, और मैंने एक लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि ये वाला नोट मेरे को ज़रूरी है और इसमें 100 के नोट भी मेरे को मिले और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बैंकों के बाहर और अंदर इसी तरह भीड़ रही। नोट बदलने से पहले लोगों को बैंक की तरफ से एक फॉर्म दिया गया जिसे भरकर वे एक दिन में सिर्फ 4000 रुपए तक ही बदल सकते हैं और इस फॉर्म के साथ अपना पहचान पत्र देना भी जरूरी है।
कई सरकारी बैंकों में नए नोट देरी से पहुंचे, तब तक लोगों को 100-100 के नोट दिए गए। लोगों की सहूलियत और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 3400 जवानों को दिल्ली में ही तैनात किया गया था। 7:30 बजे से लाइन पे लगा हुआ था और लाइन में लगने के बाद जब नीचे गया तो कम से कम आधा घंटे नीचे लाइन पे था। उसके बाद मुझे पुराने नोट मिले 4000 रुपये। यही नजारा डाकघरों में भी था। लोग सुबह से लंबी कतारों में लगे रहे। केवल 2000 के नोट मिलने से लोग निराश भी दिखे। इसमें जो मोदी जी ने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन इसमें जो क्या बोलते हैं इसको अरेंजमेंट उसमें गड़बड़ेशन है। हमें ऐसा लग रहा है कि 100 के और 500 के नोट जो है वो कहीं ब्लॉक हो रहे हैं। हम प्रयास में लगे हैं कि जनता को कोई परेशानी न हो और जनता की सुविधा देखते हुए जो कुछ भी हम कर सकेंगे वो सब हम करने के प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया था और इनकी जगह 500 और 2000 के नोट जारी किए हैं। पुराने नोटों को बदलने की सुविधा 10 नवंबर से बैंक और पोस्ट ऑफिस में दी गई है। कल से एटीएम के जरिए भी 2000 रुपए निकाले जा सकेंगे। अनु दीवान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 500 और 1000 के कम नोट बदलवाने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों को लाइनों में घंटों खड़े होने से बचने की सलाह दी, क्योंकि नोट बदलवाने के लिए बहुत समय है। सरकार नए फीचर्स के साथ जल्द ही 1000 के नए नोट को भी जारी करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 500 और 1000 के पुराने नोटों से जुड़ी चिंताओं को लगातार दूसरे दिन दूर किया। आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि छोटी रकम जमा करने वालों से कोई सवाल जवाब नहीं होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इस फैसले से कुछ दिन परेशानी होगी, लेकिन इससे फायदा बहुत होगा। So people who have small amounts of cash, there has been an Indian tradition to keep some cash always at home for exigencies and emergencies which is required. They can exchange that, they can deposit that into their accounts, and the revenue departments are not going to take notice of these small depositors. सरकार ने नए नोट जारी करने का ऐलान भी किया है। इनमें 1000 के नोट भी शामिल हैं। इसके अलावा बाकी नोट भी नए फीचर्स के साथ बाजार में आएंगे। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई अपनी आय से अधिक रकम जमा कराता है तो उसे 200% जुर्माना भरना पड़ेगा। The 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new dimension, new design, new color combination, which will look distinctly different from the old one. आरबीआई ने कहा है कि बैंकों में शनिवार और रविवार को चेक क्लियरेंस के साथ दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट लगाई है और कहा है कि नोट पाबंदी के खिलाफ सुनवाई के दौरान उसका पक्ष भी सुना जाए। इस फैसले के खिलाफ बुधवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तय समय सीमा का एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 19 नवंबर को सभी पक्षों की बैठक बुलाने का आदेश दिया है। इधर एनजीटी ने दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियां बनाई हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी पक्षों से बात करने को कहा है और इससे निपटने के लिए एक योजना बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें उपाय, समय सीमा और लागू करने वाली एजेंसियों को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कोई योजना नहीं होने पर फटकार लगाई। ऑनरेबल कोर्ट ने अब 19 नवंबर डेट फिक्स करी है, जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि आप सारे जो याचिका करते हैं इनको, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं और बाकी जो सुजेशन दे रहे हैं उन सबको मीटिंग कॉल करो और मीटिंग में इनके सुजेशन लेके 25 नवंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे ये रिपोर्ट दो कि आपने अभी तक कौन कौन से कंक्रीट स्टेप्स किए हैं, प्लान किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार की निष्क्रियता और पंजाब को दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताया। इधर एनजीटी ने दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों में केंद्रीय एकीकृत और राज्य स्तर पर निगरानी समितियां बनाने को कहा है। साथ ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जरूरत होने पर हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव करने की बात कही है।
उन्होंने आगे 2 कमेटीज बना दी हैं, सेंट्रल की कमेटी और स्टेट कमेटी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दी है कि वो कोर्ट में एनजीटी को हर 3 महीने बाद अपनी रिपोर्ट देंगे और 2 महीने में एक बार वो हर स्टेट में कमेटी जाएगी और देखेगी कि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। एनजीटी ने दिल्ली के चारों पड़ोसी राज्यों को 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने पर विचार करने को कहा है। साथ ही सरकारों से किसानों को पराली हटाने के लिए मशीनें देने और धान का पुआल, बायोमास संयंत्र और प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्रियों को देने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। दिल्ली में पिछले 10 दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर कई गुना तक बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अनमोल बंदिशों का खजाना है जिनके पास, लोगों की तालीम सब लोगों की A1 से होती है। हाँ। और मेरी तालीम शुरू हुई थी राग देशकार से। हरि हरि नाम जपत मन मेरे, संकट दुख दूर करो छिन मेरे। मिलिए शख्सियत में किराना घराने की मशहूर मारूफ कलाकार उस्ताद मशकूर अली खान से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सिंधु नदी पर विश्व बैंक के फॉर्मूले पर भारत का कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने साफ किया है कि मध्यस्थता की अपील और पंचायत बनाने की प्रक्रिया एक साथ नहीं हो सकती। किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गठित करने के विश्व बैंक के फैसले का भारत ने कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने समानांतर व्यवस्था को कानूनी तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। भारत जम्मू कश्मीर में 330 मेगावाट क्षमता वाला जल विद्युत संयंत्र लगा रहा है। पाकिस्तान इसे बाधित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाता रहा है। 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत किसी भी मतभेद के समाधान के लिए एक ही समय में 2 समानांतर तंत्र स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। भारत ने इसके आधार पर विश्व बैंक के कदम की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी राज्य में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और महागठबंधन की चर्चा पर पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने विराम लगा दिया है। लखनऊ में मुलायम सिंह ने साफ किया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर किसी को समाजवादी पार्टी के साथ आना है तो वो अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दे। समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। अभी राष्ट्रीय सभ्य ने पिछड़ा हुआ है, उसमें स्पष्ट प्रस्ताव है। राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव लागू है। समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। कोई मर्जर करना चाहेगा तो मर्जर करेंगे, और कुछ लोगों ने मर्जर कर भी लिया। हाल के कुछ दिनों में बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाने को लेकर चर्चा थी। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में आरजेडी, जेडीयू, आरएलडी समेत कई दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस दौरान लालू यादव, अजीत सिंह और जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा महागठबंधन के पक्ष में दिखे थे। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मुलायम और अखिलेश से मुलाकात को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा था। बुधवार को अखिलेश यादव ने भी कहा था गठबंधन बनाना आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया था कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है तो उसे 403 में से 300 सीटों पर जीत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बैठक में सरकार तमाम दलों के प्रतिनिधियों के साथ सत्र को सुचारू संचालन पर बात करेगी। इस बार शीतकालीन सत्र 1 हफ्ते पहले शुरू हो रहा है। विपक्ष इस सत्र के दौरान 500 और 1000 के नोट के मसले को उठाने के साथ ही सीमा पार से गोलीबारी और 3 तलाक के मुद्दे पर भी बहस की तैयारी में है। सत्र में सरकार का मुख्य जोर जीएसटी से जुड़े विधेयकों को पारित कराने पर होगा। इसके अलावा करीब 15 नए विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।
कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में हालात अब सामान्य होते दिख रहे हैं। गुरुवार को दुकानों खुलने से लोगों ने राहत की सांस महसूस की, तो बारामूला के रामपुर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वे भारतीय उच्चायोग के 2 और अधिकारी गुरुवार को पाकिस्तान से भारत लौट आए। इस बीच संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को तलब किया। 125 दिनों से अलगाववादियों के बंद के बावजूद कश्मीर में हालात सामान्य होते दिखे। श्रीनगर के कुछ इलाकों में बसों के अलावा निजी और सार्वजनिक वाहन सड़कों पर नजर आए, तो ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुलने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि अलगाववादियों ने बंद 17 नवंबर तक बढ़ा दिया है। उधर पाकिस्तान पिछले एक हफ्ते में 16 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है, जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। इस बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और देश की रक्षा के लिए सैन्य बलों की ताकत समेत अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगा। Though we remain firmly committed to peace, we will use all our might to protect the sovereignty of our nation. उधर बारामूला के रामपुर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। सेना ने बारामूला में बुधवार को भी 2 आतंकी मार गिराए थे। वहीं भारतीय उच्चायोग के 2 और अधिकारी गुरुवार को पाकिस्तान से भारत रवाना हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान छोड़कर आने वाले भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की संख्या 5 हो गई है। जासूसी कांड के बाद 2 नवंबर को पाकिस्तान ने अपने 6 अधिकारियों को वापस बुला लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं। टोक्यो में आज उनकी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से शिखर वार्ता होगी। वार्ता के बाद जापान से परमाणु ऊर्जा के लिए समझौता हो सकता है। जापान के शिन माएवा US-2 एम्फीबियस लड़ाकू विमानों की खरीद की बात भी पक्की हो सकती है। चीन इसे लेकर परेशान है और उसने कहा है कि भारत को जापान के साथ संबंध बढ़ाने में चीन की चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के मजबूत रिश्तों को लेकर उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा करते वक्त दोनों देशों को पड़ोसी देशों की चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि शांति और स्थिरता में मदद मिले। जापान में प्रधानमंत्री की मुलाकात सम्राट अकिहितो से भी होगी। वो काबे भी जाएंगे, जहां बुलेट ट्रेन का निर्माण होता है। टोक्यो पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री बैंकॉक में भी रुके और थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुरुवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक के दौरान घरेलू और विदेशी मामलों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सार्थक करार दिया है। इधर अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ गया है। राजधानी वॉशिंगटन समेत देश के दूसरे शहरों में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में घरेलू और विदेशी मामलों पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ विदेश नीति पर भी दोनों नेताओं ने विचार साझा किए। मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप की सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि उनकी सफलता में ही अमेरिका की सफलता है। Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging. We talked about some of the organizational issues in setting up a White House. We talked about foreign policy. We talked about domestic policy. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुलाकात के लिए ओबामा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका की उपलब्धियों के साथ-साथ मौजूदा चुनौतियों पर भी चर्चा की। Well, thank you very much, President Obama. This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes, and we were just going to get to know each other. We had never met each other. I have great respect. इधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस दौरान हुई झड़प में कई लोग जख्मी हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कट्टरपन और नस्लवाद को बढ़ावा देने वाली हैं। I think Donald Trump's
ability to mobilize perhaps Latin racist thoughts is incredibly terrifying, and it's urgent to be out here today. डोनाल्ड ट्रंप का विरोध अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में भी हो रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं फिलीपींस के लोग भी उनकी जीत से नाखुश दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में जर्मन दूतावास के बाहर एक आत्मघाती बम धमाका हुआ। इस तालिबानी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आतंकियों ने विस्फोटक से भरे ट्रक को दूतावास की दीवार से टकरा दिया। पुलिस के मुताबिक आतंकी विस्फोट से भरे ट्रक को दूतावास के अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के चलते ऐसा नहीं कर पाए। वहीं तालिबान ने इस हमले को हाल ही में अमेरिका की ओर से कुंदूज प्रांत में किए गए हवाई हमलों का जवाब बताया है। कुंदूज में अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमलों में 32 नागरिकों की मौत हुई थी। बात क्रिकेट की। राजकोट टेस्ट की पहली पारी में भारत ने ठोस शुरुआत की है। इंग्लैंड के 537 रन के जवाब में टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 63 रन बना लिए हैं। भारत अभी भी इंग्लैंड से 474 रन पीछे है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक गौतम गंभीर 28 और मुरली विजय 25 रन बनाकर खेल रहे थे। So the last over of the day. Good, very good. Oh, that's a good shot. That's a strong shot. बात खास शख्सियत की। देश के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज जयंती है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम सिपाही मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1923 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। फिर वो 1940 से 1945 के बीच भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का पुरजोर विरोध भी किया। आज़ादी के बाद वो सांसद चुने गए और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। 22 फरवरी 1958 को उनका इंतकाल हो गया। बाद में मरणोपरांत 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने अंदाज से दर्शकों के दिलों में गुदगुदी पैदा करने वाले हंसी के बादशाह बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी की आज जयंती है। रुपहले पर्दे के दीवाने इन्हें जॉनी वॉकर के नाम से जानते हैं। जॉनी वॉकर हिंदी सिनेमा के पहले कॉमिक स्टार रहे। फिल्म आखिरी पैमाने से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले जॉनी वॉकर ने 1951 में आई फिल्म बाजी से अपनी पहचान बनाई। दमदार अभिनय से जॉनी दर्शकों के दिलों पर छा गए और ताउम्र लोगों को हंसाते रहे। जॉनी ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मिस्टर एंड मिसेज 55, प्यासा, चौदवी का चांद जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। कॉमेडी के दीवानों के लिए फिल्मकार जॉनी वॉकर के लिए फिल्में अलग से गाना तैयार करवाते थे। मोहम्मद रफ़ी से लेकर किशोर कुमार तक ने जॉनी वॉकर के लिए गाने गाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। नशे में हम नशे में तुम, नशे में हम नशे में तुम, क्या खबर दिल किधर हो गया है तुम, नजर नजर हसीन है टपक रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस। पंजाब का हरियाणा को सतलुज नदी का पानी देने से इनकार, कहा राष्ट्रपति से करेंगे अपील। कांग्रेस की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और जल्द चुनाव की मांग। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष का बढ़ा विरोध, टीएमसी का राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस। कांग्रेस ने बताया मनमाना और जल्दबाजी में उठाया गया कदम। सिंधु नदी पर विश्व बैंक के फॉर्मूले पर भारत का कड़ा एतराज, मध्यस्थता की अपील और पंचायत बनाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती एक साथ, कहा सोच समझकर उठाएंगे कदम। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को फटकार, कहा क्या मौतों का इंतजार कर रहा है बोर्ड, केंद्र को तय मियाद के साथ एक्शन प्लान लाने का आदेश। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बराक ओबामा से मुलाकात, ओबामा ने कहा ट्रंप की कामयाबी से देश होगा सफल, अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन जारी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।